हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अगला पाठ पढ़ेंगे और इस पाठ का शीर्षक है भारत माता। भारत माता पाठ के कवि हैं सुमित्रानंदन पंत, और सुमित्रानंदन पंत छायावाद के 4 प्रतिनिधि कवियों में एक थे। हम लोग पढ़े थे पिछली कक्षा में कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। उसमें आधुनिक काल है। उस आधुनिक काल के कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। पंत जी का आरंभिक काव्य प्रकृति प्रेम और शिशु सुलभ जिज्ञासा को लेकर हुआ था। पंत जी प्रवृत्ति से तो छायावादी कवि हैं, परंतु उनके विचार उदार मानवतावादी हैं। छायावाद के 4 प्रसिद्ध प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं: जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो यहाँ हम जो भारत माता कविता पढ़ने जा रहे हैं, यह छायावादी कवियों की एक प्रतिनिधि कविता है। पंत जी ने नाटक, आलोचना, कहानी, उपन्यास आदि भी लिखा है और चिदंबरा पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। अभी जो कविता हम लोग पढ़ रहे हैं, यह प्रसिद्ध कविता उनकी कविताओं का संग्रह ग्राम्या में संकलित है और बड़ी विशेषता इसकी ये है कि यह कविता आधुनिक हिंदी के उत्कृष्ट प्रगीतों में शामिल है। इस भारत माता का जो वर्णन यहाँ पर हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, यह वर्णन देश की आज़ादी से पहले का है, क्योंकि भारत माता का जो चित्रण इसमें किया गया है वह एक जो प्रवासिनी हैं, जो उदास हैं, जो दूसरों के शोषण और उपेक्षा का शिकार हैं, वह भारत माता गुलाम हैं, परतंत्र हैं। और कैसी विडंबना है उस भारत माता की कि जो कभी सोने की चिड़िया और धन वैभव, शिक्षा, संस्कृति से उत्कृष्ट स्तर पर मानी जाती थी, आज वह बुरी तरह से पराजित सा महसूस करती हैं और बहुत ही दयनीय स्थिति में पड़ी हुई हैं। तो यहाँ भारत माता पाठ की पंक्तियों पर ध्यान दोगे, सबसे बड़ी बात है कि एक एक शब्द, एक एक पंक्तियों पर जब हम ध्यान देंगे तो अर्थ अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। तो ध्यान दो इस पर। भारत माता ग्रामवासिनी, वह भारत माता जो हमारी जननी है, जन्मभूमि है, वह गांव में, ग्रामवासिनी गांव में निवास करती है। मैक्स मुलर भी कहते हैं कि सच्चे भारत का दर्शन करना हो तो गांव में जाओ, गांव में जाकर दर्शन करो, तो सच्चे भारत की लोक परंपराएं, उसके लोक व्यवहार हमें दर्शन होंगे। तो सुमित्रानंदन पंत कहते हैं कि वह माता ग्रामवासिनी है, गांव में निवास करती है। खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल। इसके खेतों में हरियाली है, श्यामलता है, लेकिन यहाँ श्यामल हरियाली की नहीं, बल्कि ऐसे परतंत्र भारत माता का प्रतिनिधित्व करता है जो धूल से भरा हुआ है। उस भारत माता का आंचल मैला हो गया है, धूल से मटमैला हो गया है। वह बहुत दुखी है, बहुत पराजित महसूस करती है। गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी। ऐसा लगता है कि उस भारत माता की आँखों से गंगा यमुना के रूप में निरंतर आंसू बह रहे हैं,
और वह मिट्टी की प्रतिमा की तरह चुपचाप उदास खड़ी है। दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन। वह दीनता से जड़ी हुई है, वह गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई है। अपलक बिना पलक झुकाए, नत झुका हुआ, चितवन अपने आप को, अपने चित्त को अपने हृदय की ओर देखती हुई चुपचाप उदास खड़ी है। उसके अधरों में, अधर मतलब होठ भी होता है, अधर मतलब बीच में, वह अधर में लटका हुआ है, कहने का मतलब बीच में, मझधार में है। तो अधरों में चिर, पढ़ाते समय बहुत सारे शब्द ऐसे मिलते हैं जो मैंने पहले भी बताया कि चिर में अगर हरस इकार रहेगा तो उसका मतलब निरंतर, शाश्वत, और चीर में अगर दीर्घ इकार रहेगा तो चीर का मतलब वस्त्र होता है। तो उस भारत माता के अधरों में, होठों में ऐसा लगता है कि हजारों वर्षों की गुलामी से नीरव रोदन, रोदन रोना, नीरव, रव मतलब आवाज, नीरव बिना आवाज के वह चुपचाप मन ही मन घुट रही है, परेशान हो रही है। ऐसा दृश्य है उस जगत जननी, हमारी जन्मभूमि भारत माता का। युग युग के तम से विषण्ण मन, वह अपने घर में प्रवासिनी। ऐसा लगता है युगों युगों से जो परतंत्रता का, गुलामी का अंधकार है, तम मतलब अंधकार, तम, तमा, तमिश्रा, ये सब अंधकार के पर्यायवाची हैं। तो युग युग के अंधकार से उसका मन विषण्ण हो गया है, दुखी है, खिन्न है। आज वह अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है। युग युग के तम से, अंधकार से उसका मन खिन्न है और आज वह अपने ही घर में प्रवासिनी के समान निवास कर रही है। वह बहुत विकट स्थिति में है,